अब हम कीमत परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ेंगे और आय परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के संदर्भ में बताना जरूरी समझ रहा हूँ मैं। वो है पूरक वस्तुएं और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर यह बताती है कि जो वस्तु हम विश्लेषण में प्रयुक्त किए हैं या प्रयुक्त करते हैं अनधिमान वक्र विश्लेषण में, और अनधिमान वक्र का सामान्य आकार जो प्राप्त होता है वह इसलिए होता है कि जो वस्तुएं यहाँ y और x यूज की जा रही हैं, विश्लेषण में लाई जा रही हैं, वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं हैं, वो निकट स्थानापन्न हैं, यानी थोड़ी बहुत स्थानापन्नता उसमें होती है। पूर्ण स्थानापन्न होंगी तो अनधिमान वक्र का आकार बिल्कुल सीधी रेखा बनेगा, यानी कि जितनी इसकी त्यागेंगे उतनी इसकी प्राप्त कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। एक वस्तु की तरह व्यवहार करेंगी। तो जो वस्तु है वो पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, ये सामान्य विश्लेषण है। पूर्ण स्थानापन्न होंगी तो एक सीधी रेखा बनेगी, और जब वस्तुएं पूरक हैं यानी एक दूसरे के साथ एक निश्चित मात्रा में यूज की जाती हैं, तो इनका जो अनधिमान वक्र होगा यह आकार का बनेगा। तो ये पूर्ण स्थानापन्न और ये पूरक वस्तुओं का है, और ये सामान्य स्थानापन्न वस्तुओं की आकार है अनधिमान वक्रों का। अब हम पढ़ेंगे आय परिवर्तन का प्रभाव। तो आपको पहले ही चैप्टर में वस्तुओं के प्रकार में बताया गया सामान्य वस्तुएं, निम्न वस्तुएं और गिफेन वस्तुएं। गिफेन वस्तुएं भी निम्न वस्तुओं का ही एक प्रकार होती हैं। तो इस तरह ये तीन वस्तुएं हैं, इनके संदर्भ में हम कीमत परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे और आय परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले आय परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं। जब आपने बजट रेखा खींची थी तो आप ये मान के चले थे कि उपभोक्ता की आय स्थिर होती है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है। उपभोक्ता की आय जब बढ़ेगी तो वह अपने ऊंचे अनधिमान स्तर को प्राप्त करेगा। तो यदि सामान्य वस्तुएं हैं तो यदि x भी सामान्य वस्तु है और y भी सामान्य वस्तु है तो दोनों की मान बढ़ती जाएगी, और उसका एक जो विस्तार पथ बनेगा वो सीधी रेखा होगा। और ये निश्चित है मूल बिंदु से शुरू होता है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ये मूल बिंदु से ही शुरू होगा, यानी ये बताएगा कि जब उपभोक्ता की आय शून्य थी तो ये रेखा उसका उपभोग शून्य था। आय शून्य थी, उपभोग शून्य था, आय बढ़ती गई, उपभोग उसका बढ़ता गया। तो ये इसको कहा जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग रेखा। लेकिन आय उपभोग रेखा के सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मूल बिंदु से शुरू होती है और ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ निम्न वस्तु हो तो निम्न वस्तुओं की विशेषता ये होती है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निम्न वस्तुओं का उपभोग वो घटाने लगता है। तो शुरू तो अनधिमान वक्र में उसके कुछ अनधिमान यानी उसके जो प्रेफरेंस है उसको बताएगा। तो उसका अनधिमान वक्र मान लीजिए y निम्न वस्तु है तो पहले यहाँ शुरू होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों आय बढ़ती जाती है उसको कम करता जाता है, यानी कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वह नीचे की तरफ गिरता जाता है, जो यह बताता है कि x वस्तु का उपभोग तो बढ़ रहा है लेकिन y वस्तु का उपभोग क्रमशः गिर रहा है, क्योंकि y वस्तु एक निम्न वस्तु है। और इसी तरह से यदि x वस्तु निम्न वस्तु है तो ये उपभोग वक्र इधर की तरफ मुड़ जाएगा। आप अपने विश्लेषण में किसी को भी मान सकते हैं। दूसरी तरफ कीमत का प्रभाव क्या पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। गिफेन वस्तु आपने ये देखा होगा, गिफेन वस्तु की परिभाषा में पढ़ा होगा कि गिफेन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसकी कीमत घटती है तो मांग भी घट जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, यानी वो मांग के नियम का पालन नहीं करती है। इसमें कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। तो यानी कीमत बढ़ी तो मांग भी बढ़ जाए, कीमत घटी तो मांग भी घट जाती है। आप देख लें कि ये कीमत इसकी घट रही है, तो जो गिफेन वस्तु होती है उसकी मांग भी घटती जाती है, लेकिन सामान्य वस्तु की मांग
क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इस वक्र को प्राइस कंजम्पशन कर्व कहा जाता है, PCC। इसको प्राइस कंजम्पशन कर्व कहा जाता है तब जब ये एक्स वस्तु की कीमत घट रही है। अब कल्पना कीजिए एक्स वस्तु एक गिफेन वस्तु है, तो जब गिफेन वस्तु होगी तो ये थोड़ा तेज मुड़ेगा और ये यहाँ से इधर हो जाएगा। ये प्राइस कंजम्पशन कर्व गिफेन वस्तु जब एक्स होगी। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला वक्र है, जो नए अनधिमान वक्रों के और बजट रेखा के स्पर्श बिंदुओं को मिलाते हुए बनता है। और इनकम कंजम्पशन कर्व आय बढ़ने से या आय परिवर्तन से बनने वाला एक वक्र होता है, जो बजट रेखा और अनधिमान वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने से बनता है। अब एक महत्वपूर्ण जो सवाल आता है वो ये है कि मूल्य प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। यानी मूल्य प्रभाव बराबर आय प्रभाव धन प्रतिस्थापन प्रभाव। तो हमने आपको मूल्य प्रभाव भी दिखाया और आय प्रभाव दिखाओ, प्रतिस्थापन प्रभाव नहीं दिखाया। प्रतिस्थापन प्रभाव हम आपको बता देते हैं पहले, तब इसकी विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है जो दिए गए बजट पर अपने स्थिर प्राप्त कर रहा है, यानी संस्थित की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है। मान लेते हैं ये IC3 पर है और इसकी बजट रेखा ये है, इतनी मात्रा में वो x की, इतनी मात्रा में y की और इतनी x की वह उपभोग कर रहा है। कल्पना करें कि अब कीमत घट गई, किसकी? x की। x वस्तु की कीमत घटी और वह अपने IC4 वाले अनधिमान वक्र पर उपभोग संतुलन प्राप्त कर रहा है। नया संतुलन वह IC4 वाले पर प्राप्त कर रहा है। अब इसका जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, कीमत घटने से क्या असर पड़ेगा? कीमत किसकी घटी? x की घटी। तो इसको सबसे पहले अब क्षतिपूर्ति करते हैं, क्षतिपूरक आय इसको कहा जाता है। इससे उतनी आय ले ली जाए, यानी उतनी मुद्रा इससे ले ली जाए कि यह पहले वाले बिंदु पर आ जाए, पहले वाला अनधिमान वक्र पर संतुलन प्राप्त करें। सॉरी, ये ज़रा फिगर सही नहीं बन रहा है, मैं आपको सही फिगर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए इस पर वो संतुलन में है और नया संतुलन उसको IC4 पर मिल रहा है, IC3 IC4। तो हम ये कर रहे हैं कि इसको इतनी क्षतिपूर्ति की जाए, इससे इतनी आय ले ली जाए कि यह पुराने वाले अनधिमान वक्र पर पहुंच जाए। तो आप देखेंगे समानांतर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे पहले संतुलन उसका यहाँ था और अब कीमत घटने के कारण संतुलन यहाँ हो गया। यानी कि जो x की इतनी मात्रा वो पहले उपभोग कर रहा था, लेकिन कीमत परिवर्तन के कारण वह केवल इतनी मात्रा, अब इसकी मात्रा बढ़ा दिया। यानी कि कीमत घटने से y के स्थान पर x का उपयोग वह बढ़ा रहा है। तो यह कीमत परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। और आय इसको वापस दे दी जाए तो फिर यह यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस बिंदु पर पहुँच जाएगा और इस प्रभाव को, इसको आय प्रभाव कहा जाएगा, इनकम कंजम्पशन कर्व, और इसको यहाँ से यहाँ तक को प्राइस कंजम्पशन कर्व PCC कहा जाएगा। इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये कीमत प्रभाव है, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है, जो ये प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इधर इनकम इफेक्ट IE का योग है। यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यह इनकम इफेक्ट और दोनों का जो है इसे प्राइस इफेक्ट कहा जाता है। यह जो विधि है यह हिक्स की विधि है, यह विधि हिक्स की विधि है।
इसमें एक त्रुटि यह है कि यह नया बजट रेखा समानांतर नहीं बना है, ये इसके समानांतर होगा बिल्कुल। आप इंच पट्टीस जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसके समानांतर आप खींच सकते हैं और तब आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल प्रतिस्थापन प्रभाव से यह उपभोक्ता इस बिंदु से इस बिंदु पर आ जाता है और इनकम इफेक्ट से उपभोक्ता इस बिंदु से इस बिंदु पर आ जाता है। तो ये हिक्स का प्रभाव है। एक स्टलस्की का प्रभाव है, उसका विधि है स्टलस्की की, उसको हम देखेंगे। स्टलस्की ये कहते हैं कि उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव में उस अनधिमान वक्र पर नहीं जाएगा बल्कि नए अनधिमान वक्र पर जाएगा। इन दोनों लोगों की सोच में अंतर केवल यह है, चित्र बना देते हैं फिर आसानी से समझ में आएगा। इन दोनों लोगों की सोच में अंतर केवल यह है कि पहले उपभोक्ता को कम से कम यदि कीमत घटती है तो इस बिंदु पर चला जाएगा, लेकिन जब उसे क्षतिपूरक किया जाता है तो उसको उतनी आय तो दी ही जाए कि वो पहले वाला बिंदु खरीद सके। यानी कि उपभोक्ता इस बिंदु से होकर गुजरेगा और यह बिंदु इस अनधिमान वक्र को एक जगह प्रतिच्छेदित कर देता है, इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता को यहाँ से यहाँ तक जाना है। यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव से ही उपभोक्ता IC1 से IC2 पर चला जाएगा, ये IC3 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का गमन ये प्रतिस्थापन प्रभाव होगा स्टलस्की के अनुसार, और यहाँ से यहाँ तक का गमन आय प्रभाव होगा स्टलस्की के अनुसार। तो इन दोनों में अंतर यह है कि जहाँ हिक्स कहते हैं कि उसके उस उपभोग स्तर को प्राप्त कर ले, यानी उस उपयोगिता स्तर को प्राप्त कर ले, जैसे तैसे वह IC1 को स्पर्श कर ले, लेकिन स्टलस्की कहते हैं नहीं, उस संयोग को खरीद ले जिस संयोग पर वह पहले से था। यानी पहले संतुलन बिंदु के वो संयोग को क्रय कर ले, तब इसे क्षतिपूर्ति की जाए, तब उतनी क्षतिपूर्ति की जाए कि वह संयोग को क्रय कर ले, जबकि हिक्स कहते हैं नहीं, इतनी क्षतिपूर्ति की जाए कि उस उपयोगिता स्तर पर पहुंच जाए। तो स्लस्टी कहते हैं उस संयोग को क्रय करे और हिक्स कहते हैं कि नहीं, उस उपयोगिता स्तर को प्राप्त करे। बस यही दोनों में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आप चाहेंगे तो हर एक तरह की वस्तु के लिए दोनों का क्षतिपूरक परिवर्तन पढ़ सकेंगे, यानी कि सामान्य वस्तु, निम्न वस्तु और गिफेन वस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।